नमस्कार। देखिए, विज्ञान के इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बिल्कुल बदल देती हैं। आज हम ऐसी ही एक कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है बिखरे हुए केमिकल टुकड़ों को जोड़कर ब्रह्मांड का एक पूरा सिस्टमैटिक नक्शा बनाने की। जी हाँ, ये कहानी है आवर्त नियम की। अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए कि यूनिवर्स के जितने भी फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे किसी के हाथ लग जाएं। तो सवाल यह है कि उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा। मतलब किस आधार पर उन्हें एक क्रम में रखा जाएगा, है ना। एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली। और आज हम इसी पहेली के सुलझने की कहानी को बिल्कुल परत दर परत देखने वाले हैं। ये कहानी इस बात की है कि कैसे इंसानी दिमाग ने कुदरत के सबसे गहरे राजों में से एक पर से पर्दा उठा दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 19वीं सदी से। ये एक ऐसा दौर था जब केमिस्ट्री में एक के बाद एक नई नई खोजें तो हो रही थीं, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ था। कह सकते हैं कि एक तरह का केमिकल केओस था। तो थोड़ा इस दौर को समझते हैं। देखिए, 1804 में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। ये आइडिया कि हर चीज़ एटम से बनी है। इसके बाद डेवी और फैराडे जैसे साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब बिजली का इस्तेमाल करके कंपाउंड्स को तोड़ना और नए नए एलिमेंट्स खोजना शुरू कर दिया। फिर 1859 आते आते बंसन और क्रिचॉफ ने स्पेक्ट्रोस्कोपी इजाद की। ये एक ऐसी तकनीक थी जिससे एलिमेंट्स को उनकी लाइट से पहचाना जा सकता था। मतलब खोजों की तो जैसे बाढ़ ही आ गई थी। पर दिक्कत ये थी कि ये सब एक बड़े बेतरतीब ढेर की तरह था, कोई सिस्टम नहीं था। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स की लिस्ट लंबी होती गई, साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आने लगी कि इस केओस में कोई तो पैटर्न होना चाहिए, कोई ना कोई नियम तो जरूर होगा। और यहीं से इस पहेली को सुलझाने के पहले कदम उठाए गए। तो 1829 में एक जर्मन केमिस्ट थे, जोहान वॉल्फगैंग डोबरेनर। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ नोटिस की। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स तीन तीन के ग्रुप में आते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण काफ़ी मिलते जुलते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्हें कहा गया डोबरेनर के त्रिक या ट्रायड्स। ये एक छोटी सी झलक थी, कह सकते हैं कि पहेली का पहला सुराग हाथ लगा था। इसके बाद 1864 में जॉन न्यूलैंड्स एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया और क्या देखा कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले की तरह ही बिहेव कर रहा है, बिल्कुल म्यूजिकल स्केल की तरह। उन्होंने इसे नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या अष्टक का नियम। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की। एक ऐसा पल आया जिसने केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नाम था दिमित्री मेंडेलीव। उन्होंने एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जो आज भी केमिस्ट्री की बुनियाद माना जाता है। साल था 1869। मेंडेलीव और एक और साइंटिस्ट थे, लोथर मेयर। दोनों ने लगभग एक ही वक्त पर एक ही नियम की खोज की। इसे कहा गया पीरियोडिक लॉ या आवर्त नियम। नियम सुनने में बहुत सिंपल था, पर बहुत गहरा था। नियम यह था कि जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होती हैं। लेकिन मेंडेलीव का जीनियस सिर्फ इस नियम को खोजने में नहीं था। उनका असली कमाल तो इसके आगे था। देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से अरेंज किया, फिर जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उन्हें एक ही कॉलम में रख दिया। और सबसे हिम्मत वाली बात, उन्होंने टेबल में खाली जगह छोड़ दी उन एलिमेंट्स के लिए जो तब तक खोजे भी नहीं गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उन मिसिंग एलिमेंट्स जैसे स्कैंडियम और गैलियम की प्रॉपर्टीज की भविष्यवाणी तक कर दी। और बाद में जब वो मिले तो उनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक निकली। मेंडेलीव की ये टेबल लगभग परफेक्ट थी, लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत थी, एक छोटी सी दरार। और जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, कभी कभी एक छोटी सी दरार ही एक बहुत बड़ी खोज का दरवाजा खोल देती है। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी आर्गन और पोटेशियम की जोड़ी। देखिए, आर्गन का एटॉमिक मास है 39.9 और पोटेशियम का है 39.1। तो नियम के हिसाब से कम मास वाले पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, लेकिन जब प्रॉपर्टीज देखी गई तो आर्गन को पोटेशियम से पहले रखना पड़ रहा था। मतलब मेंडेलीव को अपना ही नियम तोड़ना पड़ा। सवाल था, ऐसा क्यों? और इस बड़ी पहेली का आखिरी टुकड़ा मिला 1913 में। हेनरी मोजले नाम के एक नौजवान साइंटिस्ट ने एक्सरे पर काम करते हुए ये पता लगाया कि हम सब अब तक गलत चीज को देख रहे थे। एलिमेंट्स की असली पहचान उनका एटॉमिक मास है ही नहीं, उनकी असली पहचान है उनका एटॉमिक नंबर, मतलब उनके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। और बस इस एक खोज ने सब कुछ ठीक कर दिया। पीरियोडिक लॉ को उसका मॉडर्न रूप मिल गया। अब नया और सही नियम था
जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। पहेली अब पूरी तरह सुलझ चुकी थी। मोज़ले की इस खोज के बाद हमारे सामने आई वो पीरियोडिक टेबल जिसे हम आज जानते हैं। ये केमिकल वर्ल्ड का एक परफेक्ट नक्शा है। ये मॉडर्न टेबल बहुत ही खूबसूरती से ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल पंक्तियां हैं जिन्हें हम पीरियड्स या आवर्त कहते हैं। हर पीरियड एक नए एनर्जी शेल की शुरुआत को दिखाता है। और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स या समूह कहते हैं। और असली जादू यहीं पर है, क्योंकि एक ही ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। मतलब एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक केमिकल फैमिली की तरह हैं, जैसे ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स, ग्रुप 17 में हाइड्रोजन्स या फिर ग्रुप 18 की नोबल गैसें। ये टेबल एक ही परिवार के सदस्यों को एक साथ रखती है। और जानते हैं, ये स्ट्रक्चर सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बनाया गया है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। ये सीधे सीधे एटम के अंदरूनी स्ट्रक्चर से, उनके इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है। ये जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक हम देखते हैं ना, ये असल में उन ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं जहां आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है। और यही चीज किसी एलिमेंट का पूरा बिहेवियर तय करती है। तो एक बिखरी हुई मुश्किल पहेली से लेकर एक ऐसे नक्शे तक जो भविष्य की भविष्यवाणी भी कर सकता था। पीरियोडिक टेबल की ये यात्रा वाकई विज्ञान की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। ये आज मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव का पत्थर है। आज एलिमेंट्स का ये नक्शा हमें पूरा और मुकम्मल लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या भविष्य के साइंटिस्ट इस नक्शे में कुछ नए अनजाने इलाके भी खोज पाएंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।